अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। खूब पढ़ा होगा छुट्टियों में ना। आप लोगों ने अब ज्वाइन किया? अच्छा, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लिया और उसको कैलकुलेट करके डेबिट क्रेडिट भी कर लिया था। डेबिट क्रेडिट नहीं किया था। इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया? कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो अच्छी बात है, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट कम है तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस है। और रिकवरेबल कैसे कैलकुलेट की? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसे निकाली? कैश फ्लोज की पीवी। और कैश फ्लोज कौन कौन से लेने हैं? जो एसेट को अब से ऑनवर्ड यूज करेंगे बेचने तक और बेचने वाले भी। और इसमें क्या क्या शामिल नहीं करने? इनकम टैक्स नहीं शामिल करना, फाइनेंसिंग कैश फ्लो शामिल नहीं करने, लोन वापस करना, नया लेना। और एसेट के पुराने यूज से जो गुड्स बन चुकी उनसे जो पैसा अगले साल आएगा वो भी कंसिडर नहीं करना। ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी मटेरियल इस्तेमाल कर चुके, सर्विसेज यूज कर चुके उन वर्कर्स को पैसे अगले साल देंगे वो भी कंसिडर नहीं करना। और डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है? प्री टैक्स रेट यूज करना है। ये किया था अब तक। और दो आपको मैंने सामने स्क्रीन पे कैफ के सवाल भी दिखाए थे। अब क्या करते हैं? डेबिट क्रेडिट। और आप आ जाएं पेज 5 पे, पेज 5। पेज 5, रिकग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, हम मेनली किन एसेट्स की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर ये आईएस लग रहा है? पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स, सही है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल वाले। तो ये तो कॉस्ट मॉडल वाले हैं, लेकिन इनके ऊपर कॉस्ट मॉडल भी चलता है और रीवैल्यूएशन मॉडल भी चलता है। अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो इंपेयरमेंट लॉस एक एक्सपेंस है। लेकिन अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो तो फिर देखना पड़ेगा कि उस इंपेयरमेंट लॉस के साथ क्या सलूक करना है। तो इसमें देखें, टेबल बनाया हुआ मैंने। अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे कैरी होता था तो उसका इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस है। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी होता था तो इंपेयरमेंट लॉस को ऐसे ही समझेंगे जैसे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड्स हुई है। जैसे 31 दिसंबर 22 पे एक प्लांट की कैरिंग अमाउंट थी 200 और फेयर वैल्यू थी 220। तो इसको हम रीवैल्यू करके 220 तक ले गए और इसकी एंट्री हो गई। प्लांट डेबिट हो गया 20 से और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो गया 20 से। ये एंट्री हो गई। अब उसके बाद अगले साल कहीं इस पे इंपेयरमेंट लॉस आ गया, अगले साल 2023 में कहीं 7 का। तो ये जो इंपेयरमेंट लॉस है ये ऐसे ही रिकॉर्ड होगा। अब आपको रिवैल्यूएशन भी नहीं याद होनी, नहीं ना याद कुछ भी, थोड़ा थोड़ा सा याद है। जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड होती है तो सरप्लस ही क्रेडिट होता है, इतना भी नहीं याद। जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी तो क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस ही होगा। हाँ, पहले अगर कभी लॉस था तो पहले उतना लॉस रिवर्स होगा, मजीद एक्सेस फिर वो सरप्लस में जाता है। और अगर अब डाउनवर्ड हो जाए रिवैल्यू तो सरप्लस डेबिट होता है और बस सरप्लस ही डेबिट होता है। जितना सरप्लस में गुंजाइश है उतना सरप्लस डेबिट होता है। और अगर मजीद नुकसान हो गया फिर पीएनएल की बारी आती है। तो आईएस 36 सिर्फ ये कह रहा है कि अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो आप मजीद कंफ्यूज मत हो। आप इंपेयरमेंट लॉस को ऐसे ही समझें जैसे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है, यानी आप इसकी अकाउंटिंग ऐसे ही करिए जैसे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड की अकाउंटिंग होती। तो अगर रिवैल्यू डाउनवर्ड होता 7 तो डेबिट किधर जाता? सरप्लस में, क्योंकि सरप्लस में गुंजाइश है। और अगर इंपेयरमेंट लॉस 27 हो जाता तो 20 सरप्लस में
और बाकी P&L, ये इस टेबल में लिखा हुआ है। मैं आपको एक सवाल जरूर गुजार देता हूँ नजरों से, रिवैल्यूएशन वाला। वैसे CFAP में उम्मीद तो नहीं है कि रिवैल्यूएशन की कोई डिटेल ज्यादा टेस्ट हो, लेकिन फिर भी ये बात समझाने के लिए रिवैल्यूएशन का सवाल नजरों से गुजार देता हूँ। पहले आप ये टेबल देख लें कि अगर रिलेटेड एसेट जिसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है वो कॉस्ट मॉडल पे है तो लेफ्ट वाला कॉलम, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो राइट वाला कॉलम। हाँ जी, अच्छा इसका ना एक सवाल करते हैं, रिवैल्यूएशन भी थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी। चले क्वेश्चन लिखें। कॉस्ट ऑफ प्लांट $800 million, 800 million. Initially estimated useful life. Initially estimated useful life. 10 साल, 10 years. खरीदा था इसको 1 जनवरी 16 को, 1 जनवरी 16। Following values were determined for impairment testing. Following values were determined for impairment testing. अच्छा, अब डेट बताऊंगा, फेयर वैल्यू बताऊंगा, कॉस्ट टू सेल बताऊंगा और वैल्यू इन यूज बताऊंगा। डेट, फेयर वैल्यू, कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। खरीदा कब है? 1 जनवरी 16, 31 दिसंबर 17। फेयर वैल्यू है 688 मिलियन, 688 मिलियन। कॉस्ट टू सेल है 8 मिलियन। और वैल्यू यूज है 705 मिलियन। उसके बाद December 19, 31 दिसंबर 19। फेयर वैल्यू के सामने लिखें नॉट मेजरेबल, यानी हमें नहीं पता चल सकी। और वैल्यू इन यूज 444 मिलियन, 444 मिलियन। रिक्वायर्ड है मुझसे जनरल एंट्रीज, दूसरी दफा की कॉस्ट टू सेल, चलो 5 मिलियन रख लें। दूसरी वाली कॉस्ट टू सेल चले 5 मिलियन रख लें। अच्छा, रिक्वायर्ड है मुझसे जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी, if plant is measured using के बाद पार्ट ए कॉस्ट मॉडल और पार्ट बी रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर प्लांट है कॉस्ट मॉडल पे
तो जिस दिन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है तो हमें वहां तक की पहले कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि रिकवरेबल को किससे कंपेयर करना है, तो कैरिंग अमाउंट निकलेगी तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। तो IAS 36 से पहले IAS 16 लगेगा, कैरिंग अमाउंट निकलेगी तो उसके बाद इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। तो पहले हम इसको 1 जनवरी क्या 16 को खरीदा कितने का 800। 31 दिसंबर 16 गुजरा होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई 80। फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब हुई, तो फिर 17 भी गुजार लेते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई 80 640। ये आ गई कैरिंग अमाउंट। इस दिन रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी 688 -8 680। वैल्यू इन यूज 705, तो रिकवरेबल हो गई 705। 705 इम्पेयरमेंट है नहीं, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, तो 17 में इम्पेयरमेंट नहीं हुई। चले 17 से और आगे चले। 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब हुई, तो फिर 1 साल और गुजर गया 480। अब रिकवरेबल अमाउंट दोबारा निकालते हैं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं पता चल रही, तो वैल्यू यूज से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये मैंने बताई है ना पहले बात। तो वैल्यू यूज से बिल्कुल काम चलेगा। वैल्यू यूज कितनी 444। इम्पेयरमेंट लॉस 36। और एसेट चूंकि कॉस्ट मॉडल पे है तो 31 दिसंबर 19 इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, इम्पेयरमेंट लॉस का वर्ड भी लिख सकते हैं और P&L भी लिखना काफी है। और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कैरिड 36। CFA 1 में ना एंट्रीज काफी एग्जामिन होती हैं। रिवैल्यूएशन की होगी तो चांस कम है क्योंकि तो बहुत बचपन की बात है, लेकिन चलो एक रीकैप ही सही। कॉस्ट मॉडल है तो ये 2017 में पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, 2019 में जरूरत पड़ी, तो कॉस्ट मॉडल था इसलिए एक्सपेंस आ गया। इसमें बताएं कोई एतराज तकलीफ परेशानी। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो, ये बता दूं, इसमें बताएं कुछ पूछना है तो। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो, तो 1 जनवरी 16 को प्लांट खरीद लिया 800 का। 31 दिसंबर 16 को डेप्रीशिएट हो गया
80, बाकी रह गया 720। 31 दिसंबर 17 को फिर डेप्रिशिएट हो गया 640। अब रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो 31 दिसंबर 17 को पहले रिवैल्यू करें या पहले I36 लगाएं? क्यों? क्योंकि कैरिंग अमाउंट आएगी तो कंपेयर करेंगे ना रिकवरेबल से, और कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए IS 16 पूरा होगा तो I36 की बारी आएगी। तो पहले इसको रीवैल्यू करना पड़ेगा। रीवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है? फेयर वैल्यू तक या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तक? फेयर वैल्यू तक। तो 48 बढ़ाएंगे तो ये फेयर वैल्यू तक पहुंचेगा। और चूंकि इसकी जिंदगी में पहली रिवैल्यूएशन है और रिवैल्यूएशन इंक्रीज है, पुराना कोई लॉस तो है नहीं, तो ये सारा लॉस सरप्लस, सारा गेन सरप्लस में जाएगा। रिक्वायर्ड बेशक नहीं है अभी मेरी, लेकिन एंट्री कर देता हूं 31 दिसंबर 17, प्लांट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 48। और एक और एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, प्लांट क्रेडिट 160। अब प्लांट रीवैल्यू होके जिस कैरिंग अमाउंट तक पहुंच गया उसको करना है इंपेयरमेंट टेस्ट। इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं 31 दिसंबर 17। कैरिंग अमाउंट कितनी? 688। और रिकवरेबल अमाउंट कितनी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 680, वैल्यू इन यूज 705। तो रिकवरेबल हो गई ये, तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। तो 31 दिसंबर 17 इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसकी जिंदगी बढ़ाते हैं आगे। 31 दिसंबर 18 आ गया। अब डेप्रिसिएशन ऑनवर्ड्स चार्ज करने के लिए फिर से 80 चलेगा। फिर अब रीवैल्यूड अमाउंट रिमेनिंग के ऊपर डेप्रिशिएट होगी, तो 688 के पास जिंदगी रह गई है, 2 साल गुजर गए, 8 कितना 86। और ये भी अगर आपको बचपन की बात याद हो कि जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गई और डेप्रिसिएशन चार्ज होने लग गई तो फिर सरप्लस से ट्रांसफर भी होता है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है वो? 6। कैसे कैलकुलेट की 6? और ये तो शॉर्टकट है। कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। असल कॉन्सेप्ट क्या है? ये शॉर्टकट है 48 को 8 पे डिवाइड करना, ये शॉर्टकट है। असल कॉन्सेप्ट क्या है? असल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या डेप्रिसिएशन होती और हो कितनी रही है, ये डिफरेंस इंक्रीमेंटल है। ये तो शॉर्टकट है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन हो तो ये नहीं चलता। कॉन्सेप्ट ये है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होती, और रिवैल्यूएशन की वजह से जो एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। ये तो बचपन का रट्टा है कि इसको 8 पे डिवाइड कर दे, ये शॉर्टकट है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कॉन्सेप्ट है कि जो कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती इस साल की और जो चार्ज हुई उसका डिफरेंस वो इंक्रीमेंटल है। 5 नहीं 602 और ये रह गया 42। और इंपेयरमेंट अगला साल, तो 1 साल और गुजर गया, फिर से 86 और फिर से 6, कितना रह गया? 516 36। अब हो रही है इंपेयरमेंट टेस्टिंग। अच्छा, पहले रीवैल्यू होगा कि पहले इंपेयरमेंट टेस्ट होगा? पहले रीवैल्यू होगा, लेकिन चूंकि फेयर वैल्यू उसकी पता नहीं है तो रीवैल्यू नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, इंपेयरमेंट टेस्ट कर लेते हैं। अब जब इंपेयरमेंट टेस्ट करने लगे तो कैरिंग अमाउंट तो आई पड़ी है 516, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं है तो वैल्यू इन यूज से काम चल जाएगा। कितनी? तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया 72। अब ये जो 72 है ये ऐसे ही अकाउंट फॉर होगा जैसे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होती तो अकाउंट फॉर होता। तो अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होती तो 72 कैसे अकाउंट फॉर होता? पहले सरप्लस को चार्ज करते और उसमें जितनी गुंजाइश थी कर देते, जो उससे ऊपर वाला है वो P&L को चार्ज होता। तो इस 31 दिसंबर 19 वाले लॉस की एंट्री हो जाएगी, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट जितनी गुंजाइश थी ये वाला, और फिर उसके बाद P&L का नंबर आएगा और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट। प्लांट इसलिए नहीं क्योंकि बहरहाल ये रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है।
तो अगर कॉस्ट मॉडल होता तो ये एक्सपेंस में जाता, रिवैल्यूएशन मॉडल है तो ऐसे जैसे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड करनी थी, यानी जितनी यहां गुंजाइश है वो बाकी पीएनएल में। हाँ जी, रिवैल्यूएशन और कॉस्ट का फर्क, चले मगर पढ़ लें। तो ये हो गया इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करना। अगर रिलेटेड एसेट कॉस्ट मॉडल पे है तो फिर ये इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस है, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो इसको ऐसे अकाउंट फॉर करेंगे जैसे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड्स को करते हैं। अच्छा, अभी तक ना जो डिस्कशन चल रही थी ये मैं पेज 5 के मिड तक हूँ, पेज 5 का मिड, और पेज 5 के मिड पे ये जो कैश जनरेटिंग यूनिट्स की हेडिंग है इससे ऊपर डब्बा बनाया हुआ है एक, इसका पहला बुलेट पॉइंट देखें। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 20 की डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी, यही 86 होगी। नहीं, अब तो प्लान थोड़ा रह गया ना, कितना रह गया, अब तो इसने डेप्रिशिएट होना है। कितने साल जिंदगी के रह गए, 6 साल। ये मतलब है उस पहले बुलेट पॉइंट का, उस डब्बे के पहले बुलेट पॉइंट का ये मतलब है कि इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज हो गया, अब अगले सालों के लिए डेप्रिसिएशन रिवाइज हो जाएगी। ये इस पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है। पॉइंट ओके, दूसरा बुलेट पॉइंट समझाता हूं। अगर एक एसेट की कैरिंग अमाउंट 40 है और इस एसेट के बहुत ही बुरे हाल हैं, बिल्कुल बेकार हो चुका है, इससे हमें कोई बेनिफिट मिलता नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल फूका है, और इसकी जो वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बराबर है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है बराबर है? अगर कोई एसेट अब यूज होने के काबिल नहीं बचा तो वैल्यू इन यूज निकालने के लिए कौन कौन से कैश फ्लोज इस्तेमाल होते हैं? बेचने तक जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो होंगे और प्लस जो एंड पे बेचेगा। तो अगर इसकी इस्तेमाल के काबिल हालत ही नहीं रही तो वैल्यू यूज निकालने में क्या रह गया, सिर्फ डिस्पोजल वैल्यू रह गई, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, वो भी वही है। तो अगर कोई एसेट बस बिल्कुल फेंकने वाला ही है ना, बिल्कुल बेचने वाला ही है, तो इसकी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तकरीबन सेम ही होंगी। फेयर वैल्यू है इसकी बड़ी मुश्किल से ही बिकेगा 10 मिलियन, मुश्किल से इतने का बिकेगा, और इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, उठा के मार्केट में ले जाना पड़ेगा, ठिकाने लगाना पड़ेगा। कॉस्ट टू सेल है इसकी 14 मिलियन, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी, -4। इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया, 10 का है। इंपेयरमेंट लॉस कितना, 44 का। भाई कैरिंग अमाउंट है 40, रिकवरेबल अमाउंट है -4, तो कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस करें तो 44 हो गया ना, नहीं 44 हो गया। अब 44 का लॉस हो गया, 44 नहीं, यकीन नहीं आ रहा, हो सकता है, मैं शुगर नहीं लगा रहा, हो सकता है। देखें इस प्लांट की इतनी को फारिग हालत है कि उसको उखाड़ने उखाड़ने पे इतना खर्च होगा। अच्छा चलो बिकना ही नहीं है, बस लास्ट ठिकाने लगानी है, तो फेयर वैल्यू 0 और लास्ट ठिकाने लगाने पे खर्चा होगा, तो फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल नेगेटिव ही आ जाएगी ना। तो रिकवरेबल अमाउंट अगर नेगेटिव आ गई तो इंपेयरमेंट लॉस
कैरिंग अमाउंट से बढ़ गया। तो अब अगर हमने P&L डेबिट कर लिया 44 का, एसेट मैक्सिमम कितना क्रेडिट हो सकता है? देखें, एसेट को अगर मैंने 44 क्रेडिट कर दिया तो एसेट तो नेगेटिव में चला जाएगा ना, तो इसलिए एसेट तो इससे ज्यादा क्रेडिट नहीं हो सकता। तो बाकी 4 का क्या करें? हाँ जी, अगर तो इसकी लास्ट ठिकाने लगाना हमारी जिम्मेदारी है, यानी IAS 37 के मुताबिक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन पे पूरी हो गई, तो फिर हमें साथ लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, प्रोविजन कह लें, लायबिलिटी कह लें। और अगर लास्ट ठिकाने लगाना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही, तो फिर हम इस एंट्री को 40 तक रखेंगे। ये इस डब्बे का दूसरा बुलेट पॉइंट है। तो अभी इस वक्त बस ये एंट्री है। हाँ, जब वाकई इसको फेंक देंगे, जब वाकई कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो ठीक है, फिर ऊपर वाला 4 भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी इस वक्त फेंका नहीं है ना, अभी फेंका नहीं है, तभी तो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट निकाल रहे हैं। अगर फेंक ही दिया होता तो फिर एसेट तो बुक्स में से निकल जाता। अभी फेंका नहीं है, लेकिन इसके हालात बहुत खराब है। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट नेगेटिव में चली गई, तो इसका मतलब है इंपेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आ जाएगा। तो आप ये इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर साथ एक लायबिलिटी क्रेडिट कर सकें। और लायबिलिटी कब क्रेडिट करेंगे? जब IAS 37 ये प्रोविजन की डेफिनेशन पे पूरी उतर रही हो, तो ये एंट्री कर सकते हैं। और अगर पूरी नहीं उतर रही, तो बस सिर्फ 40 से एंट्री होगी। ये जो डब्बे में दूसरा बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, अच्छा चलें ठीक है, कह लें। जी, डब्बे का दूसरा बुलेट पॉइंट। ओके, और ये मिसाल नोट करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, ओके। अच्छा, आप लोगों का मुझे याद नहीं रहा, चेक करना, मैंने पूछा है, अभी मुझे बताया नहीं है, आप जो सामने बैठे हैं। ये रिकॉर्डिंग वाले जो है ना, इनके मैंने ना इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में डिस्काउंटिंग का लेक्चर, BFD का लेक्चर रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि IAS 36 में भी, लीजेस में भी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी डिस्काउंटिंग होनी है रिपोर्टिंग में इस्तेमाल। तो अगर तो आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद तो वो मैंने BFD में लेक्चर दिया था, भी उसमें सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग और एन्युटी डिस्काउंटिंग और परपेचुइटी डिस्काउंटिंग ये सब सिखाया था। तो वो इसलिए आप लोगों के कोर्स में रखा है कि अगर आपको डिस्काउंटिंग भूल गई है तो आप वो लेक्चर देख लें। और आप लोगों को भी मैंने कहा है, मेरे ख्याल में आप लोगों का भी शायद कोई ना कोई LMS का लॉगिन है, उसमें शायद, और डिस्काउंटिंग वाला, हाँ ठीक है, आपको भी आ गया हुआ है। तो अगर आपको डिस्काउंटिंग नहीं आती है तो आप वो लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि IAS 36 में भी है डिस्काउंटिंग। अच्छा, एक ना पहले ये रिकॉर्डिंग वाले में से किसी ने सवाल पूछा था, आप लोग भी सुन ले, काम आएगी बात, नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं। किसी दौर में जब मैं कॉस्ट टू सेल पढ़ा रहा था ना, तो मैंने कॉस्ट टू सेल की एक लिस्ट एग्जांपल्स की दिखाई थी, और फिर उसमें एक बात लिखी हुई थी कि अगर डिसमेंटलिंग करने की ऑलरेडी प्रोविजन बनी हुई है तो फिर डिसमेंटलिंग का खर्चा कॉस्ट टू सेल में शामिल नहीं करना। ये बात बताई हुई है। इसकी वजह समझा रहा हूं, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और आसानी के लिए हमने अभी अभी एक प्लांट खरीदा, ये बात सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर ऊपर से जाए तो जाने देना। कॉस्ट टू सेल में डिसमेंटलिंग का खर्चा, प्लांट उखाड़ने का खर्चा शामिल होता है कि नहीं? होता है, लेकिन अगर ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग बनी हुई है तो फिर कॉस्ट टू सेल में वो खर्चा कंसिडर नहीं करना। अगर हमने एक प्लांट खरीदा 100 का और लाके इंस्टॉल भी कर लिया, अच्छा सिंपलिसिटी के लिए मैं डिस्काउंटिंग भी इग्नोर कर रहा हूं और डेप्रिसिएशन भी इग्नोर कर रहा हूं, हमने इसको लाके इंस्टॉल किया और IAS 37 के मुताबिक प्रोविजन रिकॉर्ड करनी बनती थी 10 की, तो प्लांट 110 मिलियन पे रिकॉर्ड हो गया, ये आ गई कैरिंग अमाउंट। अगर हमने इस प्लांट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है और 100 का ही खरीद के लाए थे, 10 ये डिसमेंटलिंग का खर्चा है, अगर हम अभी इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें, और आसानी के लिए मैं वैल्यू यूज इग्नोर कर रहा हूं, फेयर वैल्यू निकली, अभी अभी खरीद के लाए थे, चलो अभी बिकने जाए तो 100 का बिक जाएगा। अगर सिर्फ IAS 36 नहीं वैसे सोचें
तो 100 का लाए थे, 100 ही का बिक सकता है, तो हमें इस पे कोई लॉस है? कितने का? 10 का। क्यों? क्योंकि डिसमेंटलिंग पे जेब से खर्चा हो जाएगा। अभी डिसमेंटल किया नहीं है, लेकिन अगर बेचना पड़ा तो खाना पड़ेगा। तो अगर IS 36 नहीं वैसे ही सोचें लॉजिकली, तो हमें इस 100 के लाए हुए और फिर बेचने के लिए 10 ऊपर से जाएगा, तो हमें इस पे 10 का लॉस जबानी नजर आ रहा है। अगर हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करते हुए डिसमेंटलिंग का खर्चा भी काउंट कर लिया, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या आ जाएगी? 90। और अब जब इसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो 20 का लॉस शो हो रहा है, तो यही वाला 10 डबल काउंट हो गया। तो अगर प्रोविजन बन चुकी हुई है तो इसका मतलब है कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी ज्यादा आ रही है। अगर हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में डिसमेंटलिंग के खर्चे को कॉस्ट टू सेल मान लिया, तो वो नीचे गिरा देगा इसको, और वो हमने ऊपर उठाई हुई है, तो वही 10 दो दफा काउंट हो जाएगा। तो इसलिए डिसमेंटलिंग का खर्चा अगर तो प्रोविजन नहीं बनी हुई फिर ठीक है, लेकिन अगर प्रोविजन बनी हुई है, इसका मतलब प्लांट में वो एडेड है, तो फिर यहां लेस भी कर दिया तो वो डबल काउंट हो जाएगा। तो इस वजह से कॉस्ट टू सेल के अंदर डिसमेंटलिंग का खर्चा कंसीडर नहीं करते अगर प्रोविजन ऑलरेडी बनी हुई है तो। अच्छा जी, पेज 5 के मिड पे हूं मैं। अब तक जितनी डिस्कशन हो रही थी ना, वो थी एक एसेट की। उस एक एसेट के लिए इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर कर रहे हैं? रिकवरेबल अमाउंट से। और रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू यूज में से हायर। कैरिंग अमाउंट को कंपेयर कर रहे हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज में से हायर। और वैल्यू इन यूज क्या है? पीवी ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज क्या है? इस एसेट को यूज करेंगे तो क्या कैश जनरेट होगा माइनस जो जो कैश खर्च होगा। इन दोनों में से जो हायर है वो रिकवरेबल है, और अगर किसी वजह से दोनों पता नहीं लग रही तो एक से काम चल जाएगा? एक से काम चल जाएगा? नहीं। इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? क्यों? क्योंकि हमने मेनली यूज करने के लिए, बेचने के लिए थोड़ी लिया है। ये तो सिर्फ एक चोर रास्ता है कि अगर यूज ना कर सका तो चलो बेचने की गुंजाइश भी है। ये सिर्फ इस वजह से साथ कंसिडर किया गया है, मेन मकसद यूज करना है। तो इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर ये नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये पता नहीं चल रहा तो फिर इससे काम नहीं चलेगा। इससे काम सिर्फ तब चलेगा, सिर्फ तब अगर हमें तकरीबन यकीन है कि ये दोनों बराबर है। ये क्यों तकरीबन यकीन होगा? क्योंकि अब हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना है, बस बेचना ही बेचना है, तो फिर तो ये दोनों पक्के पक्के बराबर है। तो अगर हमने रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है जो कि दोनों में से हायर है, और दोनों ही निकल आए तो ठीक है हायर, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक निकल रहा है तो देखना है वो कौन सा है। ये नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन अगर ये नहीं पता चल रहा तो इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये क्यों नहीं पता चल रहा होगा? एक ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसकी बसेस हैं, और एक बस उसके वैल्यू यूज निकालने हैं, तो क्या अंदाजा नहीं लग सकता कि कितने साल बस चल जाएगी, कितना कैश कमा देगी? है, लग सकता है ना। तो ये तो निकलनी चाहिए, तो क्या सही निकलनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं निकल रही तो इसकी वजह यह है कि वो एसेट कैश कमा के देता ही नहीं है, इंडिविजुअली कैश कमा के नहीं देता। जैसे अभी मैंने बस की मिसाल दी, तो बस एक अलग एसेट है। उस ट्रांसपोर्ट कंपनी की हर बस इंडिविजुअली कैश कमा के देती होगी, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस अड्डे पे अगर 15 बसें खड़ी हैं तो एक बुकिंग ऑफिस भी तो है। उस बुकिंग ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ कंप्यूटर, फर्नीचर भी तो है। तो वो फर्नीचर कितना कैश कमा के दे रहा है? वो फर्नीचर थोड़ी कैश कमा के दे रहा है, कंप्यूटर थोड़ी कैश कमा के दे रहे हैं। तो फिर वो है ही क्यों बिजनेस के पास? सपोर्ट कर रहे हैं। तो IS 36 मेनली किन एसेट्स पे लगता है? नहीं, IS 36 मेनली पीपी पे लग रहा है ना। तो पीपीई सारे थोड़ी इंडिविजुअली कमा के देते हैं, फर्नीचर थोड़ी कमा के देता है। हाँ, अगर फर्नीचर किराए पे देते हैं तो फिर फर्नीचर कमा के दे रहा है। लेकिन ऑफिस का फर्नीचर, बल्कि ऑफिस का वर्ड में चेंज कर लेता हूं क्योंकि उसको एक अलग चीज पढ़ानी है, फैक्ट्री की बात कर लेता हूं। फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी है, और प्लांट एंड मशीनरी कैश कमा के क्यों दे रहा है? उससे प्रोडक्शन होगी। लेकिन क्या प्लांट एंड मशीनरी को छत की जरूरत नहीं है? तो बिल्डिंग की सपोर्ट है ना। तो बिल्डिंग, वहां मजीद इक्विपमेंट, वहां के स्टाफ का फर्नीचर, ये सब प्लांट को सपोर्ट करने के लिए है। तो उन बेचारों के ऊपर भी तो IS 36 अप्लाई होना है। अच्छा, बेचारा क्यों? उनके ऊपर भी IS 36 अप्लाई होना है उनके ऊपर। क्यों होना है? क्योंकि वो पीपी है। तो ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू इन यूज नहीं निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि वो कैश कमा के देते ही नहीं है। तो उनको
कहीं कोई डिस्कशन के लिए लोग इकट्ठे करने ना, तो सब लोग महल्लेदार उस डिस्कशन में शामिल हो गए, उनमें एक बच्चा भी आ गया, तो बच्चे को क्या कहेंगे? हैं? उसको भी बिठाएंगे मशवरे में साथ, क्या कहेंगे? भाग यहां से, और अगर नहीं है कहना तो उसको कहेंगे किसी बड़े को लेके आओ, किसी बड़े के साथ आओ। वो अकेला बच्चा चूंकि बात करने के काबिल नहीं, तो उसको अच्छा भी किसी बड़े को साथ है, तो किसी भी बड़े को पकड़ लाएगा साथ, है? अपने बड़े को लेके आएगा ना। तो वो एसेट्स जिनकी वैल्यू यूज नहीं निकल रही, क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि वो कैश नहीं कमाते, तो फिर वैल्यू यूज निकालने के लिए उनको कहेंगे कि अपने बड़े को साथ लेके आओ, यानी जिसके साथ मिलके तुम कैश कमाते हो उसको साथ लेके आओ। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कैश जनरेटिंग यूनिट। अब तक जितनी भी डिस्कशन की थी वो सारी एक इंडिविजुअल एसेट के लिए थी, लेकिन तब अगर वो एसेट कैश कमा के देता है, मिसाल के तौर पे बस, लेकिन अगर या इवन के रेंट ए कार का बिजनेस है, तो जो उनकी गाड़ियां हैं वो सब कैश कमा के दे रही है ना, तो उनके लिए तो ये वैल्यू यूज निकल आएगी। लेकिन बाकी एसेट्स जो कैश कमा के नहीं दे रहे, उन पे IAS 36 लगाने के लिए उनसे कहेंगे अपने बड़े के साथ हो। तो अपने वो कौन से बड़े के साथ आएंगे? जिनके साथ मिलके वो कैश कमाया करते हैं। तो उन पूरे बड़ों को साथ मिला के जो ग्रुप बनेगा उसको कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। तो अब तक जो पढ़ रहे थे वो इंडिविजुअल एसेट के लिए था, और उस इंडिविजुअल एसेट के लिए जो कैश कमा के देता है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल एसेट कैश कमा के नहीं दिया करता, तो फिर IAS 36 उस पर इंडिविजुअली नहीं लगेगा, उसको कहेंगे अपने बड़े के साथ आओ। तो वो जिस बड़े के साथ आएगा उन सबको मिला के हम कैश जनरेटिंग यूनिट कहेंगे। अच्छा, अपने बड़े के साथ आओ तो दादा चचा ताया पूरे खानदान को उठा के ले आएगा, है? अब्बू को ले आएगा, किसी बड़े भाई को ले आएगा, यानी बस उसको ले आओ जिसकी मौजूदगी में हम कहें हाँ ये बड़ा ठीक है, पूरा खानदान लाने की जरूरत नहीं है। तो कैश जनरेटिंग यूनिट में वो एसेट्स जो इंडिविजुअली कैश जनरेट नहीं कर रहे, उनको कहेंगे बस उतने बड़ों के ले आओ जिनके साथ मिलके तुम कैश कमा लेते हो, 4 फैक्टरीज मिलाने की जरूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप। आप पेज 5 पे ये कैश जनरेटिंग यूनिट की जो 1.5 लाइन लिखी है ये पढ़ लें। स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप यानी उन बड़ों को साथ लाना है जिनके साथ मिलकर ये कैश कमाने के काबिल हो जाती है पूरी टीम। सारे बड़ों को नहीं बुला के लाने की जरूरत। तो स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट जनरेट्स कैश इनफ्लोज बाकियों से इंडिपेंडेंटली। सिर्फ ये 1.5 लाइन पढ़नी, बस आगे नहीं। अरे छोटी सी 1.5 लाइन थी यार। अच्छा, अगर वो 1.5 लाइन नहीं पढ़ी जा रही तो 2-3 मिसालें समझ लें, फिर दोबारा पढ़िएगा। यहाँ हमारे यहाँ बहुत मिसालें हैं, कोई स्कूल्स के ग्रुप्स हैं, कोई कॉलेजेस के ग्रुप्स हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो कोई ABC स्कूल है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इस बिजनेस के PPE क्या होंगे? बिल्डिंग, फर्नीचर और AC वगैरह। तो बिजनेस एंटिटी यानी ABC लिमिटेड, तो ये एक एंटिटी है। SOFP इस एंटिटी की बन रही होगी, या हर ब्रांच की अलग अलग बन रही होगी इस पूरी कंपनी की। तो एसेट्स इस पूरी कंपनी के मुख्तलिफ ब्रांचेस में फैले हुए हैं। अब इनकी जो ब्रांचेस हैं उनमें एसेट्स क्या क्या बोले भाई? बिल्डिंग, फर्नीचर और AC चले। बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट। तो ये फर्नीचर कितना कैश कमा के दे रहा है ऑन इट्स ओन? नहीं, बिल्डिंग और इक्विपमेंट साथ मिलेगा तो ये कैश कमा के दे रहा है। तो हम फर्नीचर पे IAS 36 नहीं लगा पाएंगे, उसको कहेंगे किसी बड़े के साथ आओ, तो उसके बड़ा होगा पूरा बिजनेस। फिर एक ब्रांच, क्योंकि एक ब्रांच का फर्नीचर उस ब्रांच की बिल्डिंग इक्विपमेंट के साथ मिलकर कैश कमा के दे रहा है, दूसरी ब्रांच के मिलने की जरूरत नहीं है, अब वो ब्रांच कैश कमा के दे रही है। तो उतने बड़े साथ लाना काफी है जो मिलके ग्रुप बन जाए और वो कैश कमाए। तो स्कूल की मिसाल के अंदर जो इसकी ब्रांचेस हैं, हम एक ब्रांच को CGU कह सकते हैं। इस ब्रांच के अंदर जो बिल्डिंग है, जो फर्नीचर है और जो इक्विपमेंट है, हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ एसेट्स बाकी ब्रांचेस से तकरीबन इंडिपेंडेंटली कैश कमा के दिया करते हैं। अगर वो ब्रांचेस अच्छी नहीं चल रही तो ये भी बेकार होगी नहीं ना, ये इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उस इलाके पे डिपेंड करता है, उस एरिया के लोगों के, क्योंकि हर ब्रांच में सेम तरह के टीचर्स नहीं हो सकते, हर इलाके की वहां के लोकल लोग अलग हैं। हो सकता है इस इलाके के अंदर ये सुपरहिट जा रहा हो सकता है इस इलाके के अंदर ना जा रहा हो। तो ये ब्रांच वो ग्रुप ऑफ एसेट्स है जो बाकियों से इंडिपेंडेंटली, अच्छा काफी हद तक इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट कर रहा है, तो ये CGU है। इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूं, ये ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3, ये ब्रांचेस हैं लाहौर में और बाकी ब्रांचेस और शहरों में हैं, यानी मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशंस हैं। उस शहर की गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आपने जिस शहर में भी ऑपरेट करना है कम से कम 3 ब्रांचेस चलाएंगे तो ऑपरेट करेंगे, वरना निकले उस शहर से। तो क्या अब ये इनसे इंडिपेंडेंट है? नहीं। तो अब फिर CGU करने के लिए हमें ब्रांच की बजाय
पूरे सिटी ऑपरेशन को सीजीयू कहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये उनसे इंडिपेंडेंट नहीं रही। हाँ, बाकी शहर बंद हो भी जाएं ये फिर भी चल सकते हैं, लेकिन अगर ब्रांच 2 बंद हो गई तो सारी बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 ब्रांचेस चलाएंगे तो चलाएं वरना निकले यहां से। तो अब ये तीनों मिला के एक सीजीयू होगा, यानी सिटी ऑपरेशंस एक सीजीयू हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि जितनी पूरे मुल्क में खोली हुई हैं वो सब चलाएंगे तो चलाएं, एक भी बंद की तो निकले यहां से, तो फिर पूरा बिजनेस सीजीयू। ओके, ये हाँ जी, हाँ अच्छा, तो बस खाली क्या करेगी? ड्राइवर होगा तो बस चलेगी ना, वो तो बस ड्राइवर होगा तो है। हाँ हाँ, तो बस का भी तो फिर ये मामला हो गया ना कि ड्राइवर्स ही नहीं है, चला लें बसें, कमा लें बस रेवेन्यू। प्लांट मशीनरी है, बंदे ही नहीं है, चला लें प्लांट, कर लें प्रोडक्शन, तो वो तो सारे ही इंसानों के मोहताज है। अरे टीचर एसिड ही नहीं है तो इम्पेयरमेंट किस बात की? कौन सा है इसके तहत? नहीं, ये टीचर एसिड नहीं है जी। अगर ये गवर्नमेंट ने लाहौर वाली शर्त ना लगाई होती तो ब्रांच 3 ना चल रही हो और मजबूरन हमें बंद करनी पड़ जाए, तो क्या ब्रांच 1 नहीं चल सकती? चल सकती है ना। तो ब्रांच 1 ब्रांच 3 से लार्जली इंडिपेंडेंट है, काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है? अगर यहां पर कोई 2-4 बच्चे टीचर जो ना वो मार दें, तो चपेटे मार मार के बच्चे ही मार दिए, अब ये सारी वीडियोस भी वायरल हो गई, तो अब ब्रांच 1 चलेगी? या ब्रांच 1 भी नहीं चल पाएगी। तो कंप्लीटली एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, तो लार्जली इंडिपेंडेंट। अच्छा, अभी आपको जितना समझाया ना, आप ऐसा करें कि कैश जनरेटिंग यूनिट की डेडलाइन तो चलो पढ़े ही पढ़े, डेडलाइन तो पढ़ ली, उसके बाद पेज 6 पे जाएं और पॉइंट 1 भी पढ़ लें और पॉइंट 2 भी पढ़ लें। पॉइंट 1 भी पढ़ लें पेज 6 पे, उसका नीचे डब्बा एग्जाम्पल बनी है वो भी पढ़ लें, और पॉइंट 2 भी पढ़ लें। हाँ जी, पेज 6 पे पॉइंट 1 का डब्बा और पॉइंट 2। पढ़ लिया? पॉइंट 2 में कुछ नहीं पूछना। पॉइंट 2 में वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि ये सब्जेक्टिव फैसला है, देखना पड़ेगा कि बिजनेस इनको कैसे मैनेज कर रहा है। जैसे अगर बिजनेस ने इनको ब्रांच कहा हुआ है तो इसका मतलब है वो हर ब्रांच के रिजल्ट्स अलग अलग दिखता होगा, हर ब्रांच का हो सकता है मैनेजर अलग अलग हो, तो फिर इस बिजनेस ने हर ब्रांच को एक अलग अलग एंटिटी रखा हुआ है, तो ब्रांच सीजीयू है। लेकिन अगर बिजनेस ब्रांच नहीं एरिया का फैसला करता हो, यानी गुलबर्ग में 4 या 5 जितनी भी ब्रांचेस हैं, बिजनेस ने कहा गुलबर्ग डिवीजन का फलाना मैनेजर है, वो गुलबर्ग की सारी ब्रांचेस के लिए जिम्मेदार है, जो फैसले होंगे वो गुलबर्ग को सामने रखते हुए होंगे, तो अब हर ब्रांच सीजीयू है, फिर गुलबर्ग डिवीजन सीजीयू है। तो डिपेंड करता है कि बिजनेस इनको कैसे मैनेज करता है, इनके फैसले कैसे लेता है। ये पॉइंट 2 की जिंदगी का मकसद है। ऑपरेटिंग सेगमेंट कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट कह सकते हैं, यानी सीजीयू जो है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट से हाँ मिलती जुलती चीज है। सीजीयू का कॉन्सेप्ट आएगा उन एसेट, ये मैं आपको जब इसकी आज ही कैलकुलेशन बताता हूं ना, तो फिर इस बात का जवाब दे देता हूं। हाँ जी, पेज 6 पे पॉइंट 1.2। अच्छा, अब आप एक काम करें कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, बल्कि नहीं, पहले पॉइंट 3 समझा लूं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन बाद में देखते हैं। पहले पॉइंट 3 समझाता हूं। एक कंपनी है और उसकी फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी, 3 फैक्ट्रीज हैं और हर फैक्ट्री में एसेट्स
नॉर्मली क्या क्या होंगे? बिल्डिंग होगी, और प्लांट मशीनरी होगी, फर्नीचर हो सकता है। एक फैक्ट्री को एक सीजीयू कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि हर फैक्ट्री की प्रोडक्शन अलग से मार्केट में सेल होकर पैसा कमा के देती होगी। अच्छा, अभी शायद इट्स टू अर्ली, लेकिन आगे चल के सवाल में इसका जिक्र आना है, कल परसों ही आ जाना है, तो आप फिर भी दोबारा सवाल करेंगे ही। सिर्फ बोलने के लिए नॉर्म्स, इसको प्लांट भी कहा जाता है। यानी अगर आपने कहीं किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई काम किया है, तो जब कहते हैं नहीं वो तो जी प्लांट पे गए हैं, तो प्लांट के ऊपर चढ़े हुए जाके है फलाना वो फाइनेंस मैनेजर, वो तो जी आज प्लांट पे गए हैं, तो मशीन के अंदर ही घुस गए जाके, क्या मतलब प्लांट पे गए हैं? फैक्ट्री गए हैं। तो नॉर्म्स में इसको फैक्ट्री को प्लांट भी बोला जा सकता है। अच्छा, अब ये सारी फैक्ट्रीज अलग अलग सीजीयू हो सकती हैं, इन सबके प्रोडक्ट्स हैं और वो मार्केट में सेल होते हैं। और चलो इसकी टाइप्स बना लेते हैं। ये है जी स्पिनिंग, ये क्या करते होंगे? हैं, धागा बनाते हैं। और ये होंगे वीविंग, ये क्या करते होंगे? कपड़ा बनाते होंगे। और ये आगे उस कपड़े का कुछ करते होंगे, या चलो ये जूते बनाते हैं, ये बस कपड़ा बना के बेच देते हैं। अगर ये अपनी सारी की सारी प्रोडक्शन इंटरनली यूज करते हैं, यानी ये अपना ही बनाया हुआ धागा इस्तेमाल करते हैं, किसी और से नहीं खरीदते धागा, और ये इन्होंने फैक्ट्री लगाई ही अपने इसके सपोर्ट के लिए थी, क्योंकि ये बाकी धागों पे भरोसा नहीं करते थे। ये धागा बेच सकते हैं, मतलब इनका जो यार्न है वो मार्केट में बिक सकता है, लेकिन ये नहीं बेचते। इन्होंने इसको बनाया ही इसकी सपोर्ट के लिए। बेचना चाहे तो बिक सकता है, मार्केट है, लेकिन ये नहीं बेचा करते। तो ये और ये अलग अलग सीजीयू है, या ये दोनों मिला के एक सीजीयू है? ये अलग अलग है, क्योंकि अगर ये मार्केट में बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, और अगर ये धागा मार्केट से खरीदना चाहे तो मिल सकता है। तो इसलिए बेशक ये सारा का सारा प्रोडक्ट इसको बेच रहे हैं, लेकिन चूंकि ये अलग बेच सकता है, तो फॉर IS 36 ये दोनों अलग अलग सीजीयू माने जाएंगे। अच्छा, अब जब अलग अलग सीजीयू माने जाएंगे, तो इस सीजीयू की बेशक मैंने अभी लेक्चर 6 लगा के बोलना है, लेकिन जैसे हम इंडिविजुअल एसेट की वैल्यू यूज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? कैश फ्लोज लेते हैं, इनफ्लोज में से माइनस आउटफ्लोज, तो बिल्कुल सारे वही रूल्स सीजीयू की वैल्यू यूज निकालने के लिए भी होते हैं। यानी पूरी फैक्ट्री के कैश इनफ्लोज, पूरी फैक्ट्री के कैश आउटफ्लोज। तो जब वीविंग, अच्छा बात इधर उधर निकल गई, बात ये हो रही थी कि ये सारा का सारा धागा चाहे इसको ही क्यों ना बेचते हूं, लेकिन चूंकि उस धागे की मार्केट है, तो इस वजह से ये दोनों अलग अलग सीजीयू हैं। अब जब इस सीजीयू के कैश फ्लोज निकाले जा रहे होंगे, तो इसके आउटफ्लोज में धागे की भी कॉस्ट होगी ना, है ना? और डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं बेशक, लेकिन आपके कोर्स में कहीं भी नहीं है, किसी दौर में बीएफडी में होता था लेकिन अब नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, फंड्स ट्रांसफर। ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक बिजनेस अपने ही मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के दरमियान ट्रांजैक्शन करवाए, यानी ये उसको अपना धागा बेच रहा है ना, तो ये उसकी कोई प्राइस भी चार्ज कर रहा होगा, क्योंकि ये लोगों की मेहनत शामिल है, उनकी भी कोई प्रॉफिटेबिलिटी निकलती होगी, उनके भी बोनसेस होते होंगे, तो इंटरनली इन्होंने कोई ना कोई प्राइस रखी होगी। तो ये इसको अगर 100 रुपए का धागा बेचते हैं, जबकि मार्केट में ये 140 का बिक सकता है, लेकिन ये इसको 100 का बेचते हैं, तो सीजीयू की जब वैल्यू यूज निकाल रहे होंगे, तो इसके आउटफ्लोज में असल में तो 100 होगा, इसके इनफ्लोज में असल में तो 100 होगा, लेकिन IS 36 पर्पस के लिए चूंकि हम इनको सीजीयू अलग अलग कह रहे हैं, तो इसके इनफ्लोज में 100 की बजाय 140 लिया करेंगे, और इसके आउटफ्लोज में 100 की बजाय 140 लिया करेंगे। समझ आई बात कि नहीं? पॉइंट 3 पढ़ पेज 6 पे, पॉइंट 3 पढ़ ले पहले पेज 6 पे पॉइंट 3 पढ़ ले। हाँ जी, आप पूछें, किससे रिलेट करें? ये ब्रांचेस हैं अलग अलग, मैं सवाल दोहराता हूं, ये ब्रांचेस हैं अलग अलग।
क्या ये इनको सर्विसेज बेच रही हैं? नहीं ना, नहीं नहीं आता हूं ना उधर, मैं इसलिए इधर आया हूं। क्या ये उसको सर्विसेज बेच रही है? नहीं, ये अपने बच्चे पढ़ा रहे, वो अपने बच्चे पढ़ा रहे। ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को नहीं बेच रहे। लेकिन फिर भी अगर मैनेजमेंट ब्रांच वाइज डिसीजंस नहीं लेती, पॉलिसीज ब्रांच वाइज नहीं बनाती, यानी अगर बिजनेस ने ये पॉलिसी बनानी है ना कि फर्नीचर चेंज करना है, एसीज इन्वर्टर लगाने हैं, सोलर लगाना है, तो वो ये फैसले, या एम्प्लॉइज को बोनस देना है या एम्प्लॉइज को निकालना है, तो वो ये फैसले ब्रांच टू ब्रांच बेसिस पे नहीं करते, वो एरिया बेसिस पे करते हैं। तो फिर हम इनको अलग अलग सीजीयू नहीं कह सकेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल ही इनको अलग अलग ब्रांच के हिसाब से नहीं, एरिया के हिसाब से कर रही है। इनका आपस में एक दूसरे को सर्विसेज बेचना ये एक अलग चीज है, और इनको मैनेजमेंट इस तरह से कंट्रोल करे कि इनको ओवरऑल मिक्स करके डिसीजन बनाते हैं, ये एक अलग चीज है। यहां डिस्कशन में सिर्फ इतनी कर रहा था, ये इंडिविजुअली कैश जनरेट कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट इनको डिसीजन के लिए ओवरऑल मिला के चला रही है, तो हमें इनको मजबूरन सीजीयू कहना ही मिला के पड़ेगा। ये मैंने अलग अलग फैक्ट्रीज कही थी, और मैं यहां सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये इसको अपना प्रोडक्ट सब बेच रहा है, इसलिए मैंने ये बात दोबारा डिस्कस नहीं की। लेकिन चलें, अब आपके सवाल के बाद मैं कह देता हूं, ये डिस्कशन ही तब है अगर पॉइंट 2 पे पूरा उतर रही है तो, यानी अगर मैनेजमेंट इनके रिसोर्सेज की एलोकेशन, इनके लोगों की सैलरीज की डिसीजन, इनके ऊपर पैसा और लगाए ना लगाए, मार्केटिंग करें ना करें, अगर मैनेजमेंट, जो पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इनको सेपरेटली देखती है, इनके मैनेजर से अलग पूछताछ होती है, इससे अलग होती है, इसको पैसे रिसोर्सेज बजट अलॉट करना अलग है, इसको अलग है, तो ये इस डिस्कशन में आ रहे हैं कि क्या ये पॉइंट 3 में आते हैं कि नहीं आते। पता नहीं, सही समझा नहीं सक रहा। ये मैं इस वक्त आपको सिर्फ पॉइंट 3 समझाना चाह रहा था, इसलिए मैं खामोशी में रह गया, लेकिन चलो बोल देता हूं कि ये दोनों फैक्टरीज पे पॉइंट 2 पूरा हो रहा है। तो पॉइंट 3 सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि अगर पॉइंट 2 पूरा हो गया ना, तो सिर्फ इस वजह से कि ये अपना प्रोडक्ट सब इसी को बेच देता है, इनको एक सीजीयू ना बना देना। पॉइंट 2, और अगर पॉइंट 2 ही पूरा ना हो रहा होता तो फिर पॉइंट 3 तक बात ही ना पहुंचती। जी, इसके आउटफ्लोज में 140 दिखाएंगे, इसके इनफ्लोज में 140 दिखाएंगे जी, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये उसको मुफ्त दे रहे होते, तो इसलिए अगर मुफ्त दे रहे होते तो उसके इनफ्लो ही ना होते, तो वैल्यू यूज कैसे निकालेंगे। तो इसलिए सिर्फ वैल्यू यूज कैलकुलेशन के लिए हमें मार्केट प्राइस यूज करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये पॉइंट 3 की अंग्रेजी में बताएं, कुछ पूछना है तो जी। पॉइंट 2 नहीं समझ आया, जो ब्रांचेस वाली बात थी वो भी नहीं समझ आई। देखें, बज़ाहिर ये ब्रांचेस अलग अलग कैश जनरेट कर रही हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि ये अलग अलग कैश जनरेट कर रही हैं, हम इनको सीजीयू नहीं कह देंगे। अगर देखें, मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने इन ब्रांचेस के बजट भी बनाने, फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के देखना भी है कि कौन सी ब्रांच सही है, कौन सी सही नहीं है, फिर ये फैसले भी करना है कि इनको एक्सपेंशन की तरफ जाना है कि नहीं जाना है, फलाना कोर्स लॉन्च करना है कि नहीं करना, फर्नीचर दोबारा खरीदना है कि नहीं खरीदना, ये सब डिसीजंस हैं। फिर इन सब ब्रांचेस के हेड्स हैं, हर एक को टारगेट दिए होंगे, उसके उन टारगेट्स पे उसको इनाम मिलेगा, नहीं टारगेट पूरा करेगा तो बेइज्जती करेंगे। ये मैनेजमेंट का इन सब को कंट्रोल करने का क्या लेवल है, क्या तरीका है? क्या मैनेजमेंट हर ब्रांच को अलग अलग कंट्रोल करके अलग अलग डिसीजन करती है? यानी क्या ऐसा है कि ब्रांच 2 बहुत जबरदस्त चल रही है तो इसका फर्नीचर नया कर दें और इसका रहने दें, ब्रांच 2 के एम्प्लॉइज को बोनस दे दें, इनको रहने दें, तो इसका मतलब अलग अलग मैनेज कर रहे हैं। तो हाँ, अब ये अलग अलग सीजीयू हैं। लेकिन अगर ये तीनों कैश अलग अलग कमा के दे रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट अपने डिसीजंस के लिए इनको अलग अलग नहीं रखती। मैनेजमेंट कहती है गुलबर्ग ब्रांचेस, और गुलबर्ग ब्रांचेस के हेड है मिस्टर एबीसी, उनकी परफॉर्मेंस उनसे पूछी जाती है, वो तीनों ब्रांचेस की इकट्ठी रिपोर्ट बना के देते हैं। ये फैसला कि फर्नीचर नया आना है तो ये फैसला ब्रांच 1 2 3 का नहीं होता, वो फैसला ऐसे होता है कि डीएचए वालों में करना है, गुलबर्ग वालों में नहीं करना है। तो अब मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है, प्लानिंग है, वो ब्रांच लेवल पे नहीं रहा, एरिया लेवल पे आ गया। इस वजह से इन तीनों को मिला के एक सीजीयू कहना पड़ेगा। ये पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, पॉइंट 2 पॉइंट 1 दोनों में लिखा हुआ है कि ये फैसला करना कि कौन सा सीजीयू है, सिर्फ कैश फ्लोज होना काफी नहीं है, ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इनको किस तरह देखती है। इसलिए पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि यह सब्जेक्टिव मामला है। तो सीजीयू है या नहीं है, अगर मैं इसकी समरी बनाऊं तो 2 बातें बनी, कैश फ्लो भी कमा के देते हो और मैनेजमेंट भी इनको इज्जत देती हो, तो सीजीयू है। वरना अगर कैश फ्लोज अलग अलग कमा के दे रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट सबको मिला के एक साथ देखती है, तो फिर ये सब अलग अलग सीजीयू नहीं है। तो ये मतलब है पॉइंट 2 का कि मैनेजमेंट किस तरह से कंट्रोल कर रही है, ये चीज सामने रखनी पड़ेगी। देखना, in identifying whether cash inflows are largely independent, entity considers various factors। अब आगे मैं नीचे अगली लाइन में चला गया, इंडिविजुअल लोकेशंस, डिस्ट्रिक्ट्स, रीजनल एरियाज। हो सकता है बिजनेस की ब्रांचेस हों, लेकिन वो हर ब्रांच का अलग अलग फैसला करने की बजाय पूरे रीजन का फैसला करती है, तो फिर वो रीजन सीजीयू होगा।
हाँ जी, 0.123 ओके। अच्छा अब ऐसा करें, पॉइंट नहीं, मैंने ना शुरू में बताया था, खैर भूल भाल गए होंगे। हर चैप्टर के ना मैंने 3 टुकड़े किए हुए। एक चैप्टर टेक्स्ट चल रहा होता है, जो ऊपर आपको हेडर में हेडिंग भी नजर आ रही होगी, और अगर आप नीचे नंबरिंग देखेंगे बॉटम राइट पे, तो चैप्टर नंबर, पॉइंट, जो मैंने सेक्शन बनाया हुआ है, पॉइंट, पेज नंबर। तो ये जो नीचे 2.1 पॉइंट चल रहे हैं, ये चैप्टर टेक्स्ट चल रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं, और फिर जब वो भी खत्म हो जाएगा तो आई कैप पास पेपर्स आ जाएंगे। तो हर चैप्टर को मैंने इस तरह बांटा हुआ। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, जिनको मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कहा, ये आई कैप के नहीं है, या तो ये कैफ के हैं जो मैंने रिवीजन के लिए डाल दिए बुक में, या फिर ये मेरे खुद बनाए हुए हैं, या फिर कोई हो सकता है एसीसी का सवाल मुझे अच्छा लगा वो डाल दिया हो, या फिर ये ओरिजिनल जो आईएएस है, अगर कभी किसी ने देखे हो तो उसमें ना ओरिजिनली आईएएस वालों ने भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो उनको मैंने सवालों की शक्ल बना के डाला हुआ है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर मैंने आईएएस की ओरिजिनल एग्जांपल्स भी डाली हुई हैं, अपने खुद के सवाल भी डाले हुए हैं, और कुछ और सवाल भी डाले हुए हैं। तो इनमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, अच्छा ये आईएएस के अंदर लिखी हुई एग्जांपल्स थी, तो मैंने उनको सवालों की शक्ल दे दी। हो सकता है वर्डिंग आपको थोड़ी ओखी लगे, क्योंकि गोरे लिखते हैं स्टैंडर्ड, तो गोरों की फिर अंग्रेजी भी शायद होती है, तो आपको थोड़ी सी हाई अंग्रेजी लग सकती है। आप इसका अगर मरकजी ख्याल भी समझ लें तो बहुत है। तो अब आप करें ये कि एक एक पॉइंट पढ़ते जाएं और खुद दिल में सोचें कि सीजीयू क्या है इसमें, और फिर सोल्यूशन देख के तसल्ली कर लें कि आप सही सोच रहे थे कि गलत सोच रहे थे।
हाँ जी, पढ़ लें तो डिस्कस करता हूँ। कितना अर्सा लगेगा? पढ़ लिया कि पढ़ रहे हैं? पढ़ लें, करता हूँ डिस्कस। हाँ जी, चले समरी बताता हूँ। किसी पॉइंट पे एतराज है? जी पे इतनी दूर जाके? मेरे ख्याल में तो डी और ई पे होना चाहिए था। ई पे है, सी पे है। अच्छा चले, ए बिजनेस है एम, उसके बहुत सारे स्टोर्स हैं जिनमें से एक है एक्स। तो वो अपने सारे स्टोर की कहानी नहीं सुनाई, सिर्फ एक्स स्टोर की कहानी सुनाई है कि वो जितने भी डिसीजंस हैं वो सब हर स्टोर के हिसाब से अलग अलग करता है। तो हर स्टोर एक अलग अलग सीजीयू है, यानी एक्स भी एक अलग सीजीयू है। ये इसकी समरी है, अगर इतना समझ आ गया तो बहुत है। बी, एक्स जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसकी मेजॉरिटी वाई प्लांट को बेच देता है, लेकिन सेपरेट मार्केट भी है। तो चूंकि सेपरेट मार्केट भी है तो एक्स और वाई अलग अलग सीजीयू हैं और उनकी वैल्यू यूज कैलकुलेशन के लिए मार्केट प्राइसेस इस्तेमाल होंगी। बी पे एतराज। सी बिल्कुल सेम है, सिर्फ लास्ट सेंटेंस का फर्क है, एक्स की एक्टिव मार्केट नहीं है। तो चूंकि एक्स की एक्टिव मार्केट नहीं है, बेशक गिर पड़ के किसी तरह ये बाकी लोगों को बेच ही लेता है, लेकिन एक्टिव मार्केट नहीं है। एक्टिव मार्केट क्या होती है? जहां रूटीन में बायर सेलर आता रहता है, कभी कभार कोई आ जाए, तो वो एक्टिव मार्केट नहीं है। तो इसके पास चूंकि एक्टिव मार्केट नहीं है, इसलिए एक्स को हम अलग नहीं कह सकते, तो एक्स और वाई को मिला के साथ सीजीयू कहना पड़ेगा। हाँ जी, इतराज देखें। हाँ अच्छा, मोबाइल बेचने जाएं अगर,
तो कहे जी मार्केट से रेट लगवा लो, कहाँ जाएंगे? अभी सेंटर चले जाएंगे, हाल रोड चले जाएंगे, तो ये पीछे गली के कोने पे तो दुकान है। आप कहेंगे नहीं वो मार्केट नहीं है, दुकान तो है। तो एक्टिव मार्केट होती है जहां पर बहुत ज्यादा दुकानें हैं, बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं, बहुत ज्यादा बायर्स हैं, तो समहाउ बेच लेता है। एक्टिव मार्केट नहीं है। हाँ, एक्टिव मार्केट का कॉन्सेप्ट इसलिए होता है ताकि जो वैल्यू लगती है वो रिलायबल होती है। अच्छा ठीक है, ये जो फैक्ट्री है इसमें नहीं, एक बस है, वो बस की वैल्यू यूज निकल सकती है, लेकिन उस शहर में जो 10 बसें हैं वो जिस स्टैंड पे खड़ी होती हैं और वहां जो टिकटिंग ऑफिस है उसमें फर्नीचर बिल्डिंग, वो फर्नीचर बिल्डिंग क्या जनरेट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो उस फर्नीचर बिल्डिंग की वजह से हमें सीजीयू बनाना पड़ेगा, लाहौर ऑपरेशंस। उस सीजीयू के अंदर क्या क्या शामिल होगा? वो बिल्डिंग फर्नीचर भी होगी और 10 बसें भी होंगी। तो उन 10 बसों की वजह से सीजीयू बनाना पड़ रहा है? नहीं, बिल्डिंग की वजह से बनाना पड़ रहा है। जब इसकी मैं एलोकेशन कराऊंगा ना तो फिर पता चलेगा कि उन बसों का बीच में कसूर है कि नहीं है। तो यहां पर भी वाई का मसला नहीं था, एक्स की वजह से हमें बड़ा सीजीयू बनाना पड़ा जिसमें एक्स और वाई दोनों शामिल है। एक ही ना होती तो एक ही एक्टिव मार्केट ना होती तो ये दोनों मिला के सीजीयू होते, और उन दोनों को मिला के सीजीयू हम बी की वजह से नहीं कह रहे होते, ए की वजह से कह रहे होते। और बी का इसमें क्या कसूर होता, वो जब तक आपको मैं न्यूमेरिकल सवाल नहीं कराता ना तब तक ये बात अभी नहीं समझा सकता। हाँ जी, एबीसी। अच्छा, डी और ई दोनों में कॉमन बात यह है कि एक फैक्ट्री है ए, एक है बी और सी। फैक्ट्री ए में जो प्रोडक्ट बनता है वो यहां या यहां जाता है, और बी और सी दोनों में प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन दोनों ही में डिमांड थोड़ी है, कैपेसिटी ज्यादा है। और इन दोनों को हम इस तरह मैनेज कर रहे हैं कि अगर वहां लोग फारिग बैठे हैं तो उनको कह देते हैं ये तुम कस्टमर को बना के दे दो, ये लोग फारिग हो तो इनको कह देते हैं। यानी हम दोनों को मिला के मैनेज कर रहे हैं, जहां आसानी होती है हम वहां प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली मैनेज हो रही है। इन दोनों जगह फैक्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन हो रही है, दोनों की कैपेसिटी ज्यादा है, डिमांड कम है। तो मैनेजमेंट को जिस वक्त, जैसे चलो ये पैक की मिसाल लेते हैं, जब ये पहली 2 क्लासें हुई थी तो वो उधर 55 में हुई थी। अब क्या ये 2 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं? नहीं, जहां जरूरत है तो वहां स्टूडेंट्स को बिठा लेते हैं, नहीं जी आज नहीं, आज वहां होंगे तो वहां भेज देते हैं। ये दोनों मिला के मैनेज हो रही है ब्रांचेस। तो ये दोनों फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रही है, दोनों से सेम प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों के अपने अपने डिफरेंट कस्टमर्स नहीं है। बिजनेस के कस्टमर्स हैं, कभी वो उनको यहां से बना के चीजें बेच देता है, कभी यहां से बना के चीजें बेच देता है। देखते हैं जल्दी कहां से बन जाएंगी। तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली रन, इंडिपेंडेंटली मैनेज हो रही है, दोनों मिला के हो रही है। इसलिए बी और सी मिला के एक सीजीयू है, ए अलग सीजीयू है। लेकिन ई में ये सेपरेट मार्केट इसकी नहीं है, इसलिए तीनों मिला के एक सीजीयू है। यानी बी और सी तो कंबाइन है ही है, इसलिए क्योंकि दोनों मिला के मैनेज हो रहे हैं इसलिए कंबाइन है। ए की एक्टिव मार्केट है तो ए अलग है, ये अलग है, और ए की एक्टिव मार्केट नहीं है तो तीनों मिला के एक सीजीयू है। ये डी और ई है। हाँ जी, डी और ई। ओके, अच्छा, एफ जो है ना, इसमें आपको अगर कुछ अंग्रेजी समझ नहीं आई तो वो एक्चुअली आपको IS 38 समझ नहीं आया। आप इसकी मिसाल से समझ लें कि जंग है, जंग ग्रुप, तो उन्होंने डेली अखबार भी बेचनी है, उनका कोई वीकली मैगजीन भी होगा, उनका हो सकता है कोई बिजनेस मैगजीन भी हो, उनका हो सकता है कोई बच्चों का मैगजीन भी हो। ये उनके मुख्तलिफ टाइटल्स हैं। तो है ओवरऑल एक ही बिजनेस, लेकिन उसके मुख्तलिफ टाइटल्स हैं। अच्छा, जो बच्चों वाला मैगजीन होगा उसमें जो एड चलते होंगे, और जो बिजनेस मैगजीन होगा दोनों में सेम एड चलते होंगे। तो इसलिए दोनों के अपने अपने, सब के अपने अपने एड्स हैं, उन एड से सब अपना अपना कमा रहे हैं। अगर बच्चों वाला मैगजीन हिट नहीं चल रहा तो बिजनेस मैगजीन भी हिट नहीं चल रहा होगा। तो एक बिजनेस है, उसके मुख्तलिफ टाइटल्स हैं, और वो टाइटल्स उसके इनटेंजिबल एसेट्स हैं अगर उसने खरीदे थे तो, या IS 38 है। और जो खुद क्रिएट हुए थे वो सेपरेट टाइटल, इनटेंजिबल एसेट नहीं है। अब चूंकि हर टाइटल अपनी अपनी मार्केट लेके चल रहा है तो हर टाइटल एक अलग अलग सीजीयू है। ये इस एफ के अंदर कहना चाह रहे हैं। और लास्ट, ये आपको सोल्यूशन के अंदर कॉर्पोरेट एसेट्स का वर्ड समझ नहीं आएगा, इग्नोर, कोई मसला नहीं। इसमें सिर्फ इतनी बात बताने वाली है कि फैक्ट्री भी है और एक हेड ऑफिस भी है। अच्छा, हेड ऑफिस कैश जनरेट कर रहा है? नहीं कर रहा। हेड ऑफिस आधा उन्होंने किराए पे दे दिया हुआ है। IS 40 C-1 में नहीं है, 2-2.5 साल पहले होता था, अब सिलेबस से निकल गया। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर कोई बिल्डिंग जॉइंटली यूज हो रही हो, यानी खुद भी और किराए पे भी, उसको पूरी की पूरी बिल्डिंग या इधर करते हैं या इधर करते हैं। और अगर मेजॉरिटी किराए पे है, थोड़ा सा खुद यूज हो रहा है, तो पूरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पूरी पीपी है। अब ये चूंकि आधी किराए पे है और आधी खुद यूज में है तो कह रहे हैं हम इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, ये पीपी है। और चूंकि कैश जनरेट नहीं करके दे रहा तो इसलिए इसको फैक्ट्री के साथ मिला के पूरे बिजनेस को सीजीयू कहना पड़ेगा। ये था जी क्वेश्चन 2। चलें, ये लेक्चर 5 बस ही है।